मुझे सच में खुशी है कि तुम इसे इतनी अच्छी तरह ले रहे हो, सच में। पर जेम्स, यह कोई खुशी की बात नहीं है। हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम साथ में भाग रहे हैं, वह 5वीं बार कहता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिली हुई है। उसे केंजी से बहुत जल्दी लगाव हो गया और अब दोनों हमारी इस मुश्किल स्थिति को किसी जटिल मिशन में बदलने की साजिश कर रहे हैं। और मैं मदद कर सकता हूं। नहीं, यह बिल्कुल कर सकते हो। एडम और केंजी एक साथ बोल पड़ते हैं। केंजी पहले संभलता है। वह क्यों नहीं मदद कर सकता? 10 साल की उम्र मदद करने के लिए काफी होती है। यह तुम्हारे तय करने की बात नहीं है, एडम शांत स्वर में कहता है। मैं जानता हूं कि वह अपने भाई के लिए अपना गुस्सा काबू में रख रहा है और यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैं आखिरकार तुम्हारे साथ जा सकूंगा। जेम्स अटल है और मैं मदद करना चाहता हूं। जेम्स ने इस खबर को बहुत सहजता से लिया। जब एडम ने उसे बताया कि वह असल में घर क्यों आया है और हम तीनों साथ क्यों हैं, तब भी उसने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। मैंने सोचा था कि केंजी के छोटों से भरे चेहरे को देखकर वह डर जाएगा, घबरा जाएगा, उसके दिल में डर बैठ जाएगा, लेकिन जेम्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद उसने इससे भी बुरा देखा है। एडम गहरी सांसें लेता है और फिर केंजी की तरफ मुड़ता है। कितनी दूर? केंजी पहली बार असमंजस में दिखता है। पैदल? वह सोचकर कहता है, कम से कम कुछ घंटे। अगर हम कोई बेवकूफ़ी नहीं करें तो रात होने से पहले पहुंच सकते हैं। और अगर हम कार ले लें? केंजी पलकें झपकाता है। उसका आश्चर्य एक बड़ी मुस्कान में बदल जाता है। अरे यार केंट, ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरे भाई के सामने अपनी जुबान संभाल कर रखो। जेम्स आंखें घुमाता है। मैं इससे भी बुरी बातें हर रोज सुनता हूं, यहां तक कि बेनी भी गालियां देती है। बेनी? एडम की भौहें हैरानी में ऊंची हो जाती हैं। हाँ, वो क्या? वह रुक जाता है, फिर अपना इरादा बदल लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए ऐसी बातें सुनना ठीक है। मैं लगभग 11 साल का हो गया हूं। अरे छोटे मियाँ, केंजी बीच में टोकता है। ठीक है, यह मेरी गलती है। मुझे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी यहां महिलाएं मौजूद हैं। केंजी मुझे देखकर आंख मारता है। मैं नजरें फेर लेती हूं, इधर उधर देखने लगती हूं। इस साधारण घर को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि एडम अभी क्या महसूस कर रहा होगा। मुझे लगता है कि जेम्स इस खतरनाक सफर को लेकर इतना उत्साहित है कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा कि असल में क्या हो रहा है, कि वह अब कभी इस घर में वापस नहीं लौटेगा। हम सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो क्या तुमने कोई कार चुराई? केंजी पूछता है। एक टैंक? केंजी जोर से हंस पड़ता है। बहुत बढ़िया, लेकिन दिन के समय यह थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। नजर आएगा का क्या मतलब? जेम्स पूछता है। मतलब यह कि यह ज्यादा ध्यान खींचता है। एडम असहज महसूस करता है। शिट! केंजी अचानक खड़ा हो जाता है। मैंने कहा था कि अपनी जुबान। तुमने वो सुना? क्या सुना? केंजी की आंखें हर दिशा में घूम रही हैं। यहां से निकलने का कोई और रास्ता है? एडम तुरंत उठ खड़ा होता है। जेम्स दौड़कर अपने भाई के पास जाता है। एडम अपनी बंदूक जांचता है। मैंने अपने कंधों पर बैग डाल लिए हैं। एडम भी वही कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान सामने के दरवाजे पर है। जल्दी करो। कितने करीब हैं? समय नहीं है। तुम क्या? केंट, भागो। और हम दौड़ रहे हैं एडम के पीछे पीछे जेम्स के कमरे की ओर। एडम एक दीवार से पर्दा फाड़ता है, जिसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा निकलता है। तभी लिविंग रूम से 3 बीप्स की आवाज आती है। एडम दरवाजे के ताले पर गोली चला देता है। हमारे पीछे सिर्फ 15 फीट की दूरी पर कुछ जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। आवाज मेरे कानों को चीरती हुई शरीर में कंपन पैदा कर देती है। मैं जमीन पर गिरते गिरते बचती हूँ। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है।
भारी कदमों की धमक घर में गूंज उठती है, लेकिन तब तक हम पहले ही बाहर निकल चुके होते हैं। एडम जेम्स को उठाकर अपनी बाहों में भर लेता है और हम अचानक चमकती रोशनी के बीच अंधाधुंध दौड़ते हुए गलियों में भागने लगते हैं। बारिश रुक चुकी है, सड़कें गीली और कीचड़ से भरी हुई हैं। हर तरफ बच्चे हैं, उनके रंग बिरंगे छोटे छोटे शरीर अचानक हमारी आहट से चीखने लगते हैं। अब छिपने का कोई फायदा नहीं, वो हमें ढूंढ चुके हैं। केंजी पीछे छूट रहा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, उसके शरीर में बचे खुचे जोश की आखिरी बूंदें बह चुकी हैं। हम एक संकरी गली में मुड़ते हैं और केंजी दीवार के सहारे टिक जाता है। माफ करना, वह हाँफते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकता, तुम लोग मुझे छोड़ सकते हो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। एडम चिल्लाता है, इधर उधर देखते हुए, हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए। यह अच्छा है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम ही हमें रास्ता दिखा सकते हो। ओह शिट, तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद करोगे। मैंने सोचा था तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक टैंक है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो हमारे प्लान में अचानक बदलाव आ गया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ सकता केंट, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तुम्हें कोशिश करनी होगी। बाकी लोग आजाद घूम रहे हैं, वे हथियारों से लैस हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। कर्फ्यू लागू किया जा चुका है, सभी नागरिक तुरंत अपने घरों को लौटें। बाकी लोग आजाद घूम रहे हैं, वे हथियारों से लैस हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। लाउडस्पीकरों से यह घोषणा पूरे इलाके में गूंज रही है, जिससे हमारी मौजूदगी की ओर सबका ध्यान जा रहा है। कुछ लोग हमें देखते ही चीखने लगते हैं, जूते जमीन पर तेजी से पटक रहे हैं, गोलियों की बौछार बेकाबू होती जा रही है। मैं एक पल के लिए अपने चारों ओर की इमारतों का मुआयना करती हूँ और महसूस करती हूँ कि हम किसी व्यवस्थित इलाके में नहीं हैं। जेम्स जिस गली में रहता है वह अनियमित क्षेत्र है, पुरानी जिंदगी से बचे हुए वीरान ऑफिसों की कतार। मुझे समझ नहीं आता कि वह बाकी लोगों की तरह किसी सुरक्षित क्षेत्र में क्यों नहीं रहता। मेरे पास यह सोचने का समय नहीं कि यहाँ केवल 2 आयु वर्ग के लोग ही क्यों दिख रहे हैं, बुजुर्ग और अनाथ बच्चे। मुझे डर लगने लगता है कि इन्हें क्यों अवैध जमीन पर छोड़ दिया गया है और क्यों यहाँ वे सैनिक तैनात हैं जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अपने ही सवालों के जवाबों से मैं भयभीत हूँ और एक घबराए हुए पल में मुझे जेम्स की जिंदगी की चिंता होने लगती है। हम दौड़ रहे हैं और मैं घूमकर देखती हूँ, एडम की बाहों में जेम्स का छोटा सा शरीर सिकुड़ा हुआ पड़ा है। उसकी आंखें इतनी जोर से भींची हुई हैं कि मुझे यकीन है कि उसे दर्द हो रहा होगा। एडम बुदबुदाते हुए गाली देता है। वह एक सुनसान इमारत का पहला दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है और हमें अंदर आने का इशारा करता है। मुझे तुम्हें यहीं रुकने की जरूरत है, वह केंजी से कहता है, और मैं शायद पागल हो गया हूं, लेकिन मुझे जेम्स को तुम्हारे पास छोड़ना होगा। मुझे उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वे जूलियट को ढूंढ रहे हैं और मुझे भी। उन्हें तुम्हारा और जेम्स का यहां होने का अंदाजा भी नहीं होगा। तुम करने क्या जा रहे हो? केंजी पूछता है। मुझे एक कार चुरानी होगी, फिर मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। जेम्स जरा भी विरोध नहीं करता जब एडम उसे नीचे उतारता है। उसके छोटे छोटे होंठ सफेद पड़ चुके हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा जेम्स, एडम फिर दोहराता है। मैं वादा करता हूं। जेम्स बार बार सिर हिलाता है। एडम उसके सिर पर एक बार जोर से तेजी से चूमता है, हमारे डफल बैग जमीन पर डाल देता है, केंजी की ओर मुड़ता है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। केंजी हंसता नहीं, वह गुस्से में भी नहीं आता। वह एक गहरी सांस लेता है। मैं इसका ख्याल रखूंगा,
जूलियट, वह मेरा हाथ पकड़ता है और हम अंधेरी गलियों में गायब हो जाते हैं। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। एडम और मैं अपनी बंदूकें अपनी पैंट की कमर में छुपा लेते हैं, लेकिन हमारी डरी हुई आंखें और झटके भरी हरकतें हमें आसानी से पहचानवा देती हैं। हर कोई हमसे दूर भाग रहा है, उल्टी दिशाओं में दौड़ रहा है। कुछ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अपने हाथों में पकड़ी चीजें गिरा रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच मुझे एक भी कार नजर नहीं आती। शायद इस इलाके में कारें मिलना मुश्किल है। एडम मुझे जमीन पर धक्का देता है ठीक उसी वक्त जब एक गोली मेरे सिर के पास से गुजरती है। वह एक और दरवाजे को गोली से उड़ा देता है और हम खंडहरों के बीच भागते हुए दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं। हम किसी जमाने में कपड़ों की दुकान रहे इस जगह के भूल भुलैया में फंस गए हैं। गोलियों की आवाजें और तेज कदमों की धमक हमारे बहुत करीब है। यहाँ कम से कम 100 सैनिक होंगे जो हमें इन गलियों में खोज रहे हैं, अलग अलग समूहों में बंटे हुए, शहर के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए, हमें पकड़ने और मारने के लिए तैयार। लेकिन मुझे पता है कि वे मुझे नहीं मारेंगे। मुझे एडम की फिक्र है। मैं उसके शरीर के जितना करीब हो सकती हूँ रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वार्नर ने उन्हें आदेश दिया होगा कि मुझे जिंदा पकड़कर लाया जाए। लेकिन मेरी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। एडम की लंबाई और ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर किसी के पास अच्छा निशाना लगाने की क्षमता होगी तो वह एडम को ही टारगेट करेगा। वे उसे सिर में गोली मार सकते हैं। मेरी आंखों के सामने एडम पीछे मुड़कर 2 गोलियां चलाता है। एक निशाने से चूक जाती है, दूसरी से एक चीख निकलती है। हम अभी भाग रहे हैं। एडम कुछ नहीं कहता। वह मुझसे बहादुर बनने को नहीं कहता। वह मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं ठीक हूं या डरी हुआ हूं। वह मुझे हिम्मत नहीं देता, नहीं यह भरोसा दिलाता है कि हम सुरक्षित निकल जाएंगे। वह मुझसे यह भी नहीं कहता कि उसे पीछे छोड़कर मैं अपनी जान बचा लूं। वह यह नहीं कहता कि अगर वह मर जाए तो मैं उसके भाई का ख्याल रखूं। उसे इसकी जरूरत नहीं है। हम दोनों अपनी स्थिति की सच्चाई को अच्छे से समझते हैं। एडम अभी गोली खा सकता है। मुझे किसी भी पल पकड़ लिया जा सकता है। यह पूरी बिल्डिंग अचानक विस्फोट कर सकती है। कोई केंजी और जेम्स को ढूंढ चुका होगा। हो सकता है हम सब आज मर जाएं। तथ्य बिल्कुल साफ है, लेकिन हमें पता है कि हमें यह जोखिम उठाना ही होगा, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारे जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। बंदूक मेरे हाथों में फिसलने लगी है, लेकिन मैं इसे फिर भी कसकर पकड़े रहती हूँ। मेरे पैर दर्द से चीख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें और तेजी से धकेलती हूँ। मेरे फेफड़े मेरी पसलियों को 2 हिस्सों में काट रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ऑक्सीजन के लिए मजबूर करती हूँ। मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। मानवीय कमजोरियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस इमारत में फायर एस्केप ढूंढना लगभग नामुमकिन है। हमारे पैर टाइल वाली जमीन पर तेजी से पड़ रहे हैं। हमारे हाथ धुंधली रोशनी में किसी भी तरह के रास्ते, किसी भी तरह के दरवाजे को खोज रहे हैं जो हमें बाहर सड़कों तक ले जाए। यह इमारत हमारी उम्मीद से कहीं बड़ी है, विशालकाय सैकड़ों संभावित रास्तों के साथ। मुझे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक गोदाम रहा होगा। एडम एक छोड़े हुए डेस्क के पीछे झुक जाता है और मुझे भी नीचे खींच लेता है। बेवकूफ मत बनो केंट, तुम सिर्फ एक हद तक ही भाग सकते हो। कोई चिल्लाता है। आवाज हमसे 10 फीट से भी कम दूरी पर है। एडम गहरी सांस लेता है। उसका चमड़ा सख्त हो जाता है। जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग हैं जिनके साथ वह कभी लंच खाता था, जिनके साथ वह ट्रेनिंग करता था, जिनके साथ वह रहता था। वह इन लोगों को जानता है। मैं सोचती हूँ कि क्या यही बात इसे और भी मुश्किल बना रही है। बस लड़की को हमारे हवाले कर दो। एक नई आवाज जुड़ती है। बस लड़की को दे दो।
और हम तुम पर गोली नहीं चलाएंगे। हम दिखावा करेंगे कि तुम हमें चकमा देकर भाग गए। हम तुम्हें जाने देंगे। वार्नर को सिर्फ लड़की चाहिए। एडम तेजी से सांस ले रहा है। वह अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को कसकर पकड़ता है। एक सेकंड के लिए सिर बाहर निकालता है और गोली चलाता है। कोई जमीन पर गिरकर चीखने लगता है, केंट तुम साले। एडम इस मौके का फायदा उठाता है और भागता है। हम डेस्क के पीछे से बाहर कूदते हैं और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गोलियां हमें बाल बाल छू कर निकल रही हैं। मैं सोचती हूं कि क्या सिर्फ यही 2 आदमी हैं जो हमारे पीछे आए हैं। घुमावदार सीढ़ियां हमें एक निचले तल पर ले जाती हैं, किसी तरह के बेसमेंट में। कोई एडम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी बेतरतीब हरकतों के कारण ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो रहा है। मुझे लगने लगता है कि अगर निशाना चूका तो गोली मुझे लग सकती है। हमारे पीछे कोई लगातार गालियां बक रहा है। एडम भागते हुए चीजों को गिराता जा रहा है ताकि किसी भी तरह का ध्यान भटकाने वाला अवरोध बना सके, जिससे हमारे पीछे भाग रहे सैनिकों की गति धीमी पड़ जाए। मैं एक तूफानी तहखाने, स्टॉर्म सेलर के दरवाजों की एक जोड़ी देखती हूँ और समझ जाती हूँ कि यह इलाका कभी भयंकर बवंडरों, टॉर्नेडो से तबाह हुआ होगा। यहाँ का मौसम बहुत अस्थिर है। प्राकृतिक आपदाएं आम हैं। चक्रवातों, साइक्लोन ने इस शहर को टुकड़ों में तोड़ दिया होगा। एडम, मैं उसका हाथ खींचती हूँ। हम एक नीची दीवार के पीछे छिप जाते हैं। मैं हमारे इकलौते बचने के रास्ते की ओर इशारा करती हूँ। वह मेरा हाथ कसकर दबाता है। अच्छी नजर है, लेकिन हम तब तक नहीं हिलते जब तक हमारे चारों ओर की हवा नहीं बदलती। एक गलत कदम, एक दबा दबा चीख। यहां लगभग अंधेरा छाया हुआ है। यह साफ है कि यहां की बिजली बहुत पहले काट दी गई थी। सैनिक एडम द्वारा छोड़े गए किसी अवरोध पर लड़खड़ा गया है। एडम अपनी बंदूक को अपने सीने से सटाकर पकड़ता है, गहरी सांस लेता है, मुड़कर तेजी से गोली चलाता है। उसकी निशानेबाजी कमाल की है। पीछे से एक अनियंत्रित गाली गलौज की आवाज आती है जो इस बात की पुष्टि करती है। एडम गहरी सांस लेता है। मैं सिर्फ उन्हें अपंग करने के लिए गोली चला रहा हूं, वह कहता है, मारने के लिए नहीं। मुझे पता है, मैं उससे कहती हूं, हालांकि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था। हम दरवाजों की ओर दौड़ते हैं और एडम उन्हें खोलने के लिए संघर्ष करता है। कुंडी, लैच लगभग जंग से जमी हुई है। हम घबराने लगे हैं। मुझे नहीं पता कि हमें अगले सैनिकों के दल द्वारा खोजे जाने में कितना समय लगेगा। मैं सुझाव देने ही वाली हूं कि हम इसे गोली मारकर खोल दें। तभी एडम इसे तोड़ने में सफल हो जाता है। वह दरवाजों को लात मारकर खोलता है और हम लड़खड़ाते हुए सड़क पर बाहर आ जाते हैं। हमारे पास 3 कारों में से किसी एक को चुनने का मौका है। मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूं कि रो सकती हूं। अब बहुत देर हो चुकी है, एडम कहता है। लेकिन यह एडम नहीं था जिसने यह कहा था।